हेलो, वेलकम टू अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज अनअकैडमी इंडिया में यूपीएससी सीएससी की तैयारी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करोगे तो क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होगी जिसमें आप अपने एजुकेटर्स के साथ चैट कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो और आंसर कॉल्स की फैसिलिटी है। सारे के सारे कोर्स स्ट्रक्चर्ड है, जिस हिसाब से यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का सिलेबस और पैटर्न है उसी हिसाब से सारा कोर्स स्ट्रक्चर किया गया, ताकि आप बेस्ट तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर सके। लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस की फैसिलिटी है ताकि आप अपने आप को एनालिसिस कर सके, अपनी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सके। अनलिमिटेड एक्सेस है, मतलब अगर एक बार आपने 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए अनअकैडमी को सब्सक्राइब किया तो इस टाइम पीरियड अपने कोर्स की वैलिडिटी में आप लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितना चाहे अनलिमिटेड आपकी एक्सेस है। मेरा नाम नवीन तंवर है। यूपीएससी के फील्ड में 6 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है, 6 टाइम मेंस और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस है। मंथली करंट अफेयर मैगजीन का एडिटर हूँ। ज्योग्राफी से मैंने मास्टर्स किया है। ज्योग्राफी से ही यूजीसी नेट और जेआरएफ दोनों क्वालिफाइड हूँ। अगर आपको मेरे क्लासेस के पीडीएफ चाहिए और अपकमिंग क्लासेस का शेड्यूल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इसके साथ ही आप unacademy.com पे नवीन तंवर के नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हो और बहुत सारे कोर्सेज मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। मेरे साथ साथ अनअकैडमी पे आपको इंडिया के 100 प्लस टॉप एजुकेटर्स से पढ़ने का मौका मिलेगा। कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे सिलेबस को कवर किया गया। प्लस और आइकॉनिक आपके पास 2 विकल्प है अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए। प्लस 6 मंथ से लेके 3 ईयर तक का ऑप्शन है। इसमें भी अगर आप मेरा रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सेकंड आइकॉनिक है। आइकॉनिक में देखो डेली क्वेश्चन एंड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। आपको एक डेडिकेटेड कोच आपको दिया जाएगा, वो पर्सनली आपको मेंटर करेगा। आपका क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए यूपीएससी के लिए उसको डिजाइन करने में आपकी हेल्प करेगा। ये 1 साल, 2 साल और 3 साल के फॉर्मेट में आपके सामने अवेलेबल है। इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं। 1 महीने से लेकर 3 साल तक का ऑप्शन है, लेकिन जब भी करना है साल भर का 27,500 फीस है। इसमें 10% का डिस्काउंट होके ये 24,750 में आपको पड़ेगा अगर रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं। उसके साथ ही आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट को जीएस आइकॉनिक के साथ या अपने ऑप्शनल को जीएस प्लस के साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये 1 साल, 2 साल, 3 साल का ऑप्शन है। दोनों में ही आपके सामने ऑलरेडी काफी डिस्काउंट दिया है अनअकैडमी ने दोनों को एक साथ लेने पे। उसमें भी आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन1 आप अप्लाई करते हैं। 18 फरवरी से 6 मंथ के लिए यूपीएससी सीएससी बैच, 1 ईयर के लिए बैच, 2 ईयर के लिए जीएस बैच लॉन्च हो रहे हैं। उसके साथ ही साथ एनसीईआरटी पे भी स्पेशल डेडिकेटेड बैच लॉन्च हो रहे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। 28 फरवरी के दिन अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन होगा सुबह 11 बजे। एक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मंथ में 2 बार होता है, ताकि आप अपने आप को इवैल्यूएट कर सको स्टूडेंट। इसके साथ ही आपको इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी मिलते हैं। उसके साथ ही साथ 20 और 21 फरवरी के दिन अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन होगा, जिसमें आप अपने आप को ट्रांसफॉर्मेशन में ये समिट आपको हेल्प करने वाली है। तो ध्यान रहे, अगर आपको 10% डिस्काउंट चाहिए और मेरी मेंटरशिप चाहिए तो रेफरल कोड है नवीन1। आज का जो हमारा एक सेशन है, स्पेशल सेशन है स्टूडेंट। अक्सर एक कंसेप्ट है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है, यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक है। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग से ही मैं ये सेशन लेके आया हूँ, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। देखो, अगर आम भाषा में समझे स्टूडेंट की इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, आप इस इमेज को देख सकते हैं। यहाँ पे आपको नीचे टाइमलाइन दी गई है। एक टाइमलाइन है जिसमें कोई जो आपका प्लेस है, कोई लोकेशन है, वो आप ये देखिए एक्सपोज्ड रॉक से, मतलब यहाँ पे केवल बेयर रॉक्ड है। यहां से यहाँ पे आपको एक वेल डेवलप्ड पूरा फॉरेस्ट या एक इकोसिस्टम देखने को नजर आता है। तो ये पूरा जो आपका जो एक टाइम फ्रेमवर्क है, जिसमें एक्सपोज्ड रॉक से एक वेल डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी आपको मिलती है, इसको हम पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आज जो आपको ये
कहीं पे कोई वृक्ष नजर आ रहा है, वेल डेवलप्ड आपको कोई एक इकोसिस्टम नजर आ रहा है, तो वो एकदम से अचानक या यकायक ही वहां पे डेवलप नहीं हुआ है। टाइम के साथ साथ उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, बहुत सारा अनुक्रमण हुआ है। शुरुआत में कोई दूसरी प्रजातियां थी, उनका स्थान दूसरी प्रजातियों ने लिया, फिर उनको किसी तीसरे ने रिप्लेस किया, तो इस तरीके से रिप्लेस होते 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 आपको कोई एक वेल डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी देखने को मिलती है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में हम यही देखने वाले हैं कि किसी भी क्षेत्र में किस तरीके से आपने जो ये ऑर्गेनिज्म का या आप कम्युनिटीज को या बहुत सारी स्पीसीज को एक जो रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है वो देखने वाले हैं। ये देखो, पहले तो हम एक सिंपल डेफिनेशन में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इकोलॉजिकल सक्सेशन होता क्या है। देखो, ये डेफिनेशन देखो, अनुक्रमण यानी कि सक्सेशन, पारिस्थितिकी कालक्रम, जो मैंने नीचे टाइमलाइन दिखाई थी पिछले वाली इमेज में, उस कालक्रम में वनस्पति में दिशात्मक परिवर्तन की एक सार्वभौमिक मतलब डायरेक्शनल चेंजेस हो रहे हैं। मतलब सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये एक्सपोज्ड रॉक थी, इस एक्सपोज्ड रॉक से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से चेंजेस आपको एक डायरेक्शनल चेंज आपको नजर आ रहे हैं। तो डायरेक्शनल चेंजेस की एक यूनिवर्सल प्रोसेस है ये। तो अनुक्रमण तब होता है जब बड़े पैमाने पर समुदायों की श्रृंखला या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित विनाश के कारण, या तो नेचुरल, कब होगा आपका सक्सेशन, वो तब होगा जब किसी भी स्थान पे जो कम्युनिटी की एक श्रृंखला है, या तो नेचुरल कॉजेस के कारण या ह्यूमन मेड या मैन मेड कॉजेस के कारण एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती है। यानी कि सक्सेशन दोनों तरीके से हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड। यह प्रक्रिया जारी रहती है लगातार, एक समुदाय दूसरे समुदाय को रिप्लेस करता है किसी भी क्षेत्र में, और जब तक कि, कब तक चलती रहेगा ये प्रोसेस, जब तक कि एक वेल डेवलप्ड और मैच्योर और स्टेबल आपको एक समुदाय कम्युनिटी डेवलप नहीं हो जाती। अनुक्रमण परिवर्तनों की एक विकासशील श्रृंखला है, चेंजेस होते जा रहे हैं। एक्सपोज्ड रॉक से हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जा रहे हैं, तो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, उस तरीके से एक विकासशील श्रृंखला है जो अल्टीमेटली किस ओर लेके जा रही है, एक स्टेबल क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर लेके जाती है। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, अभी समझने वाले हैं। ये देखो, पहले ये समझो, किसी भी इकोसिस्टम में या बायोस्फीयर में किस तरह से किस तरीके से उसका डिवीजन होता है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म है। ये देखो, यहाँ पे कोई हिरण है, हिरण के जब बहुत सारे हिरण होंगे सेम स्पीसीज के, तो हम उसको बोलेंगे पॉपुलेशन। फिर हम देखते हैं, देखो, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, जब हम शब्द का यूज करते हैं, कम्युनिटी का मतलब होता है इसमें अलग अलग स्पीसीज एक साथ रहती है। यहाँ आप देख सकते हैं टाइगर भी है, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्ड्स भी है, यहाँ और दूसरे जानवर है, जेब्रा है, डियर है, बहुत सारे आपके प्लांट्स, आपको ट्रीज देखने को मिलने वाले हैं। तो बहुत सारे आपके जो ऑर्गेनिज्म है या बहुत सारे जो स्पीसीज है एक साथ रहते हैं, और इस कम्युनिटी का एक जो बिगर फॉर्म है वो है इकोसिस्टम। ओके, और ये सबसे बड़ा जो फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर। हालांकि इस इमेज में बायोम नहीं दिखाया गया, वैसे कोड होता है IPC EBB। आई का मतलब इंडिविजुअल, जिसको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म बोला गया, पी का मतलब पॉपुलेशन, सी से कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, और फिर आता है बायोस्फीयर। तो ये IPC, इसको आप E2B, ये एक कोड बना के इसको आप याद कर सकते हो। तो हमारा जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है उसमें एक समुदाय दूसरे समुदाय को, यानी कि हम बात कर रहे हैं इसकी, यहाँ ये वाला जो पूरा समुदाय है, ये पूरा एक अलग अलग समुदाय हो सकते हैं, एक समुदाय दूसरे को रिप्लेस करता हुआ चला जाता है। तो जब इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है, समझो कि बेयर रॉक्ड है, सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने, कोई लाइफ फॉर्म नहीं है, तो इसने बोला जब किसी क्षेत्र को
आबाद बनाने वाला जो फर्स्ट प्लांट होता है, पहला प्लांट होता है या पहला पादप होता है, उसको हम बोलते हैं पायनियर कम्युनिटी, ये जो सबसे पहले आया। और अनुक्रमण के आखिरी जो चरण है सक्सेशन में, देखो सबसे पहले सक्सेशन में क्या आएगा, पायनियर कम्युनिटी। और सक्सेशन का जो लास्ट स्टेज है जिसको हम स्टेबल स्टेज, क्योंकि हर इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो एक स्टेबल कम्युनिटी की ओर जाना चाहता है। तो अनेक अनुक्रमण के आखिरी चरण को हम बोलते हैं चरम समुदाय या क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहा जाता है। अब ये बहुत सारी स्टेजेस थी, हमने देखा था भाई, हमने ये मैप देखा था अभी, आपको याद आ रहा है ये मैप हमने देखा था। यहाँ पे सिर्फ रॉक्स थी, बेयर रॉक्स थी, यहाँ छोटी छोटी घास घास आई। ओके, इसके बाद यहाँ और थोड़ी बड़ी बड़ी घास आई, यहाँ पे कुछ पौधे आए, यहाँ पे कुछ और बड़े प्लांट्स और बड़े ट्रीज, या अल्टीमेटली ये एक स्टेबल कम्युनिटी में ये क्या हो गया, ये रिप्लेस हो गया। तो ये क्या कह रहा है, जब ये अनुक्रमण हो रहा है यहां से यहां, यहां से यहां, जो ये बहुत सारी स्टेजेस है, इन स्टेजेस को हमने बोला अनुक्रमिक चरण या सिरे। तो सिरे क्या है, एक स्टेज से दूसरे, ये जो विभिन्न स्टेजेस है इनको आपने सिरे बोला। तो इसमें याद रखने वाला पहला हुआ पाइनियर कम्युनिटी क्या है, सेकंड हुआ क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या है। तो पाइनियर कम्युनिटी जो सबसे पहला पादप जो इस क्षेत्र में आया, और जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी यानी कि सबसे आखिरी जो फेज है वो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है। अब ये अनुक्रमण की जो विशेषताएं क्या है, फीचर्स क्या है, देखो उत्पादकता में वृद्धि होती है। जैसे जैसे एक सेरे से दूसरे में, या जो विभिन्न अवस्थाओं में आप मूव करते हो, बिल्कुल चट्टाने थी, चट्टाने से लास्ट में आप एक वेल डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक पहुंच गए, तो इसमें उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाती है। ये प्रोडक्टिविटी इसमें इंक्रीज होती जाती है, पोषक तत्वों का विस्थापन होता रहता है, विकसित निके, या जिसको विकसित निसे निकेत, कुछ बहुत सारे नाम है इसके। इसके साथ जीवों की विविधता में वृद्धि होती है। अब पहले मैं आपको बता देता हूं ये निसे होता क्या है, या जिसको आप हिंदी में बोलते हो निकेत। देखो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हर एक जो स्पीसीज है उसका एक अपना फंक्शनल रोल है। देखो जैसे सारे पक्षी एक जैसे नहीं है, हर पक्षी के अपने अलग अलग फंक्शन है। जैसे आप एक ही पेड़ देखोगे, आप ये मान के चलो एक पेड़ है, ये इतना बड़ा एक पेड़ है, इस पेड़ में भी अलग अलग लेयर पे आपको अलग अलग स्तर पे अलग अलग पक्षी देखने को मिल सकते हैं। कुछ केवल यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, कुछ आपको सिर्फ टॉप में देखने को मिलेंगे, कुछ आपको मिडिल पार्ट में, कुछ आपको लोअर पार्ट में। इसी तरह से हर एक इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे जीव है। देखो टाइगर भी है, डियर भी है, ईयर भी है, ओके, बफेलो भी है, ओके। तो बहुत सारे जो अलग अलग स्पीसीज है उनका फंक्शनल रोल अलग अलग है। टाइगर का अलग फंक्शनल रोल है, डियर का अलग फंक्शनल रोल है, डियर का अलग है, बफेलो का अलग है, काऊ का अलग है, उसके बाद बहुत सारे बर्ड्स का अलग है। तो सबकी अपना अपना एक फंक्शनल रोल होता है, उस फंक्शनल रोल को ही हम निके बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप इकोलॉजिकल सक्सेशन होता चला जाता है, तो जो आपका निसे है ये डेवलप होता जाता है और जीवों की विविधताएं भी बढ़ती जाएगी। तो पाइनियर कम्युनिटी से जैसे जैसे आप क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर जा रहे हो, तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंक्रीज होती है। और सबसे बड़ी बात, जो खाद्य जाल है, फूड वेब, ओके, उसकी जटिलता में वृद्धि होती है। फूड वेब और फूड चेन आप जानते होंगे। फूड चेन में एक सिंपल, एक हम ये देखते हैं कि फूड चेन में जैसे एक प्लांट्स है, इसको ग्रासोफर ने खाया, इसको टिड्डे ने खाया, टिड्डे को चूहे ने खाया, चूहे को स्नेक ने खाया, स्नेक को फिर किसी और पक्षी ने खा लिया। तो लेकिन फूड चेन में, किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन केवल छोटे से हिस्से को दिखाती है, क्योंकि इस प्लांट को हो सकता है सिर्फ टिड्डा ना खाए, इसको हो सकता है बकरी भी खा ले, ओके, इसको हो सकता है खरगोश भी खा ले। तो
इकोसिस्टम के अंदर जो हमारा फूड चेन और फूड वेब का कंसेप्ट है, फूड चेन उसके एक हिस्से को दिखाता है, फूड वेब उसके कंप्लीट पिक्चर को दिखाता है, जिसमें दिखाता है कि किस तरीके से अंतर क्रिया करते हैं बहुत सारे जीव एक दूसरे के साथ, इस तरह से वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है विभिन्न आवश्यकताओं के लिए। तो जैसे जैसे हम पाइनियर कम्युनिटी से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी की ओर मूव करेंगे तो फूड चेन, जो फूड वेब है, खाद्य जो जाल है, वो ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है, जटिल होता जाता है। ये देखो, फिर से देखो, ये फर्स्ट यहां सबसे पहले कुछ नहीं है, सिर्फ चट्टाने हैं। शुरुआत में आए यहाँ पे, धीरे धीरे एल्गी आए, कुछ मॉसिस आए, काई आई। इसने इस एरिया को थोड़ा, देखो चट्टाने थी, चट्टानों के ऊपर कॉलोनाइज किया पायनियर स्पीसीज ने। शुरुआत में कुछ नहीं था, केवल रॉक्स थी। तो सबसे पहले जो प्लांट्स है उनको हमने क्या बोला, पायनियर स्पीसीज। वो इस एरिया को थोड़ा और फर्टाइल बनाएंगे और प्रोडक्टिव उसमें कन्वर्ट करेंगे। इसको, जो आपकी पायनियर स्पीसीज थी वो डिकम्पोज होगी, उससे क्या बनेगा, सॉइल का निर्माण होगा। फिर क्या आएगी, यहाँ पे ग्रास आई, ग्रास के साथ फिर देखो ग्रास भी है, कुछ और ट्रीज भी आ गए। फिर एक वेल डेवलप्ड कम्युनिटी में ये हो गया। मतलब यहां से यहां तक जैसे जाता चला जाएगा तो एक फेज से दूसरा फेज, ये दूसरा फेज, तीसरी स्टेज, चौथी स्टेज, इन स्टेजेस को तो हमने बोला सेर। और जो यहां से इस बेड रॉक से लेके इस क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, फूड वेब कॉम्प्लेक्स भी होगा, बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ने वाली है। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है कि किस तरीके से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये देखिए, फिर से इस इमेज के अंदर भी देख सकते हैं, एक्सपोज रोग था, फिर लाइकेन मॉसेस आए, फिर छोटी छोटी लताएं आई, छोटी घास, कुछ बड़ी घास आई, झाड़ियां आई, कुछ पेड़ आए और कुछ और वेल डेवलप्ड हो गया। तो शुरुआत वाले को हम बोलेंगे पाइनियर कम्युनिटी, याद रखना। और जो लास्ट में है उसको हमने बोला क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ये सबसे ज्यादा स्थिर है क्लाइमेक्स कम्युनिटी। अब देखते हैं जब सक्सेशन होता है वो कितने तरह का होता है। पहला है प्राइमरी सक्सेशन, प्राथमिक अनुक्रमण। इसमें क्या हो रहा है, देखो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। अब हम देख रहे हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन किस तरह से होता है। तो पहले है प्राथमिक अनुक्रमण। इसमें किसी एक स्थलीय स्थान को, जैसे वो बेडरॉक थी, सिर्फ चट्टाने ही चट्टाने थी, उसको पहले कुछ पाइनियर प्रजातियों के द्वारा आबाद किया जाता है। हमने देखा था उसमें सूक्ष्म जीव है, लाइकेन है और काई है। तो इसमें पाइनियर कम्युनिटी, अब जो हमने देखा था वो पाइनियर कम्युनिटी आई। उस पाइनियर कम्युनिटी ने धीरे धीरे उस चट्टानी क्षेत्र को कुछ सदियों में, देखो कुछ सालों में नहीं, सदियों में, 100 साल, 200 साल, 300, 500, 700, कितने भी साल हो सकते हैं, उसकी समृद्धि को और विकास से उसके पर्यावास की स्थिति को बदल दिया। वो सिर्फ चट्टाने थी, धीरे धीरे वहां पे उन्होंने सॉइल का, टॉप सॉइल का निर्माण करना शुरू किया, नई परिस्थितियां पैदा की उन्होंने, ताकि एडिशनल जीव उसमें आ सके। तो शुरुआत में हमने देखा था सिर्फ काई थी, शैवाल थे, उसके बाद कुछ छोटी छोटी लताएं आई, फिर छोटी घास, बहुत सारी घास की वैरायटी। तो धीरे धीरे पाइनियर कम्युनिटी ने कुछ सालों में, सदियों में उस क्षेत्र को अन्य नई प्रजातियों के लिए रहने के लिए उपयुक्त बनाया। तो नई परिस्थितियां उत्पन्न की जो अन्य जीवों के लिए अनुकूल हो सकती है, और बाद में उस स्थान पे कुछ और नई प्रजातियां भी पैदा हो सकती है। फिर पाइनियर कम्युनिटी की डेथ हो गई, उसके माध्यम से जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो क्षय हुआ, डिकम्पोज हुआ, उसके जरिए कुछ कार्बनिक पदार्थ प्राप्त हुआ, और उस कार्बनिक पदार्थ पे कुछ अन्य छोटे जीव निर्भर रह सकते थे। इस पाइनियर कम्युनिटी द्वारा उत्पादित जो कार्बनिक पदार्थ है उसके अपघटन के द्वारा वो डिकम्पोज हुआ, उससे कुछ कार्बोनिक एसिड्स उत्पादन हुए, जिससे आधार स्थल, जो अधः स्तर है, जिसपे आने वाले बहुत सारे, जो पाइनियर कम्युनिटी के बाद की आने वाली कम्युनिटीज है, जो डिपेंड करेंगे बहुत सारे अपने पोषण आवश्यकताओं के लिए या अन्य जरूरतों के लिए
तो पाइनियर कम्युनिटी डिकम्पोज हुई, उसके डिकम्पोज होने से कार्बोनिक एसिड बने, जो सब स्ट्रेटम यानी कि जिस अधः स्तर पे वो है उसमें पोषक तत्वों को रिलीज करते हैं वो। अब ये जो कार्बनिक मटेरियल था उस बेयर रॉक में बहुत सारी दरारें होगी, उसको फर्टाइल भी बनाया, तो धीरे 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 इसने वहां पे सॉइल तैयार करी। अब उस सॉइल में कोई बीज, क्योंकि सॉइल होगी तभी प्रोडक्टिविटी भी होगी, तो जिससे कि सॉइल का फॉर्मेशन हुआ जिसमें बीज ठहर सकते हैं और आगे उनकी ग्रोथ हो सकती है। तो बेसिकली पाइनियर कम्युनिटी ने ही उस पूरे क्षेत्र को आगे किस तरीके से वो डेवलप होने वाला है उसका रूट तैयार किया, आधार तैयार किया। तो जैसे जैसे समुदायों का विकास होता है, समुदाय याद रखना, वो मैंने इमेज दिखाई थी, उसमें हिरण भी था, जेब्रा भी था, लायन भी था, ईगल भी था। तो जैसे जैसे जीवों का समुदाय कम्युनिटी डेवलप होती है, ये और अधिक विविधता पूर्ण होता जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगेगी, लेकिन उसी समय में कुछ नए निशे अवसरों का विकास होगा, नई नई वैरायटी आएगी, बायोडायवर्सिटी आएगी, कंपटीशन होगा, बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति होगी, तो नए नए निके आपके निशे तैयार होंगे जिसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। फिर पायनियर कम्युनिटी निवास की स्थितियों में परिवर्तन और नई प्रजातियों के आक्रमण के कारण विलुप्त हो जाती है। तो शुरुआत की जो पायनियर कम्युनिटी थी वो क्या होगा, उसके बाद आने वाली हो सकता है बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी आ जाए कि जो पायनियर कम्युनिटी को ही रिप्लेस कर दिया, अब वो नहीं मिल रही आपको। हो सकता है पायनियर कम्युनिटी आपको कहीं मिल भी जाए और हो सकता है वो नए वाली कम्युनिटी पुराने वाले को क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे। तो ये लिखा है कि जो पायनियर कम्युनिटी है निवास की स्थितियों में परिवर्तन और नई प्रजातियों के आक्रमण के कारण विलुप्त हो जाएगी, जिससे पूर्ववर्ती समुदाय, पहले वाला कम्युनिटी को किसने रिप्लेस कर दिया, नई वाली कम्युनिटी ने। जस्ट लाइक ऐसे है कि एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन रिप्लेस कर रही है। सेकंड है जो इकोलॉजिकल सक्सेशन का सेकंड टाइप है सेकेंडरी सक्सेशन। देखो प्राइमरी सक्सेशन तो वहां था स्टूडेंट जहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ बेयर रॉक थी। उन चट्टानों से पाइनियर कम्युनिटी से फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक गए। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइमरी सक्सेशन ही हो सकता है ऑलरेडी एक बार सक्सेशन हो चुका था, लेकिन कोई प्राकृतिक आपदा आई या मानव निर्मित किसी आपदा के चलते वहां पे वेजिटेशन या वहां की कम्युनिटी डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में अब क्या है, सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब यह है कि ऑलरेडी वहां पे जीवन की या पारिस्थितिकी या विकास की बेहतर परिस्थितियां मौजूद है। जैसे यहां देखो, इसको समझो, द्वितीय अनुक्रमण तब होता है जब पौधे एक ऐसे क्षेत्र को पहचानते हैं जिसमें चरम समुदाय अस्त व्यस्त हो गया हो, यानी कि ऑलरेडी वहां पे सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब है ऑलरेडी वहां पे क्लाइमेक्स कम्युनिटी थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, अब डिस्ट्रॉय हो गई तो दोबारा से वहां पे क्या होगा, सक्सेशन होगा। तो द्वितीय अनुक्रमण मौजूदा समुदाय के पूर्ण या आंशिक विनाश के बाद से जैविक समुदायों का पूर्ण विकास है। देखो प्राइमरी में तो क्या था, कुछ भी नहीं था, बेयर रॉक थी। सेकेंडरी कह रहा है कि ऑलरेडी वहां पे एक बार सक्सेशन हो चुका था, क्लाइमेक्स कम्युनिटी आ चुकी थी, इन्हीं प्राकृतिक कारणों से या मानवीय कारणों से वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो दोबारा से वहां पे सक्सेशन शुरू होगा। लेकिन वो सक्सेशन प्राइमरी से डिफरेंट होगा, क्योंकि प्राइमरी में तो कुछ भी नहीं था, सिर्फ रॉक्स थी, उन रॉक्स से सॉइल बनी, सॉइल से फिर छोटी घास, बड़ी घास, फिर बहुत सारे पौधे, फिर प्लांट्स, फिर ट्रीज, फिर एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी आई थी। सेकेंडरी में ऐसा नहीं है। तो एक ऑलरेडी एक मैच्योर समुदाय को या मध्यवर्ती समुदाय को प्राकृतिक घटनाएं, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, सूखा आ गया, आग लग गई, तूफान या मानव हस्तक्षेप हो गया, आपने वनों की कटाई कर दी, कृषि, अत्यधिक चराई आदि के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जैसे कई बार क्या होता है, आपने सुना होगा उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर हो गई, ऑस्ट्रेलिया में फॉरेस्ट फायर हो गया, तो वो एक प्राकृतिक घटना या मानवीय जो भी उसमें रोल है उसके चलते वहां विनाश हुआ है। लेकिन अब जो उस विनाश के बाद आपने उस आग पे काबू पा लिया, नॉर्मल स्थितियां पैदा होगी, अब वहां से जब दोबारा से इकोलॉजिकल सक्सेशन होगा तो वो प्राइमरी के लेवल से नहीं होगा, क्योंकि प्राइमरी में तो कुछ भी नहीं था।
सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब ऑलरेडी वहां पे सब कुछ एक वेल डेवलप्ड या तो मध्यवर्ती समुदाय था या क्लाइमेक्स को चरम समुदाय था। घटनाओं के चलते वो बैलेंस बिगड़ गया, वो उस परिस्थिति की तंत्र को नुकसान हुआ, लेकिन वापस से स्थितियां नॉर्मल हुई तो दोबारा से शुरुआत हो गई। तो ये है सेकेंडरी सक्सेशन। तो इस परित्यक्त क्षेत्र में पहले घास की प्रजातियों का फैलाव किया जाता है, जो कि अब होता क्या है, कैसे होगा? पहले ग्रास की बहुत सारी प्रजातियां आएगी, घास के साथ लंबी घास आ जाएगी, शाकाहारी पौधे देखने को मिलेंगे। लंबी घास शाकाहारी पौधों के साथ अन्य जीव आ जाएंगे, चूहे, खरगोश, कीड़े, बीज खाने वाले पक्षी। शुरुआत में ये हावी होते हैं, बाद में कुछ पेड़ उग जाएंगे, बीज हवा और जानवरों के द्वारा उनको ट्रांसपोर्टेशन किया जाएगा। एक बेटर एक वेल डेवलप्ड फॉरेस्ट कम्युनिटी वहां पे हो जाएगी। इस प्रकार जो प्रत्यक्त भूमि क्षेत्र में वृक्षों का फैलाव हो जाता है और धीरे धीरे जंगल में ये रूपांतरित हो जाता है। तो ये सक्सेशन को दिखाया किस तरह से हो रहा है। अब प्राथमिक और द्वितीयक अनुक्रमण है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सक्सेशन है, अगर देखें कि उनके बीच का अंतर क्या है, मेजर डिफरेंस क्या है उनके बीच, तो देखो, द्वितीयक अनुक्रमण कब हो रहा था? जब ऑलरेडी पहले से वेल डेवलप्ड सॉइल थी, तो किसी स्थान पर पहले से ही अच्छी तरह से विकसित मिट्टी पर शुरू होता है। जबकि प्राथमिक, या हम ये कहें, प्राथमिक अनुक्रमण की तुलना में द्वितीयक अनुक्रमण तेजी से होगा, क्योंकि प्राथमिक अनुक्रमण के लिए तो आपके पास सॉइल भी नहीं थी, सॉइल का निर्माण हुआ, फिर घास आई, फिर क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक गया। और प्राइमरी जो सक्सेशन था उसके लिए, क्योंकि सॉइल भी नहीं थी, सॉइल का निर्माण हुआ, और सॉइल के निर्माण होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। तभी बोला जाता है कि सॉइल एक रिन्यूएबल सोर्स नहीं है, रिसोर्स नहीं है। एक बार अगर सॉइल डिस्ट्रॉय हो गई तो वापस से बनने में सैकड़ों साल लगते हैं उसको। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में यही है कि सेकेंडरी सक्सेशन बहुत तेज से होगा, प्राइमरी स्लो होता है। फिर एक और तरह के ऑटोजेनिक और एलोजेनिक सक्सेशन क्या होता है? तो जब अनुक्रमण उसी समुदाय में रहने वाले निवासियों के द्वारा लाया जाता है तो इसको हम बोलते हैं ऑटोजेनिक। और जब किसी अदर बाह्य बलों के द्वारा लाया जाता है, जैसे फ्लड के द्वारा, फायर के द्वारा, तो उसको हम बोलते हैं एलोजेनिक अनुक्रमण। प्राइमरी, सेकेंडरी, ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। एक और प्रकार देख लीजिए इसका, स्वपोषी और विषमपोषी, या ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक सक्सेशन। ये क्या होता है? अनुक्रमण जिसमें हरे पौधे अधिक मात्रा में होते हैं उसे तो हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन, और जिसमें परपोषी, दूसरों पे डिपेंडेंट, हेटेरोट्रॉफिक, ज्यादा मात्रा में होते हैं, उनको बोलते हैं विषमपोषी या परपोषित अनुक्रमण। तो बेसिकली अनुक्रमण में हमने स्टूडेंट देखा क्या कि किसी भी क्षेत्र में इस तरीके से एक स्टेज से या पाइनियर कम्युनिटी से हम कैसे क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक जा रहे हैं, उसको स्टडी करते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन में। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट ये। अगर ये एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, अगर आप एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी को कंप्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव आपको स्टडी करनी है, तो आप क्या करें, शंकर आईएएस की जो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की जो बुक है स्टूडेंट, इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश में होती है बेसिकली, उस कंप्लीट बुक को मैं हिंदी में आपको करा रहा हूं। ये कहाँ हो रही है? 18 जनवरी से शुरू हो चुकी, ऑलरेडी काफी लेक्चर हो चुके, 18-19 लेक्चर हो चुके हैं। सोमवार से लेके शुक्रवार के बीच रात 9:30 बजे होती है क्लास। होगी कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आपके पास नहीं होगा तो एंड्रॉयड यूजर्स उसको प्ले स्टोर से, और एप्पल के यूजर्स ऐप स्टोर से डाउनलोड करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप। डाउनलोड करने के बाद उसमें नवीन तंवर नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च करें। उसके बाद अगर उन क्लासेस को देखने के लिए आपसे कोड मांगा जाएगा, तो ये कोड है नवीन1। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस है स्टूडेंट। बस करना क्या है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। ओके, और आपको किसी तरह की और कोई डिटेल चाहिएगी तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अनअकैडमी_नवीन तंवर। यहाँ आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा मेरे बहुत सारे कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ आने वाले हैं, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कंप्लीट हो चुका, एसे राइटिंग कंप्लीट हो चुका, एथिक्स केस स्टडी, ये सब कोर्स कंप्लीट है। हम मेरे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे ही अवेलेबल है। कुछ आने वाले कोर्स है, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, गवर्नेंस,
एनर्जी, एनवायरनमेंट, इंडियन सोसाइटी और उससे जुड़े हुए मुद्दे वो आने वाले दिनों में होंगे स्टूडेंट। बस ध्यान रहे 20 और 21 फरवरी के दिन अनअकैडमी कॉम्बैट का आयोजन या अनअकैडमी समिट 2.0 का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आपको अपनी सीएससी प्रिपरेशन को ट्रांसफॉर्म करने का मौका मिलेगा। यहाँ इंडिया के बहुत सारे सेक्टर्स के अपने अपने क्षेत्र के एमिनेंट पर्सनैलिटी आएंगे, जिनके जरिए आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाएंगे। प्लस और आइकॉनिक ये दो विकल्प है, फिर से ध्यान रखना। प्लस 6 महीने से लेके 3 साल तक का है। 10% का डिस्काउंट हर फीस में मिलेगा अगर आप रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं। आइकॉनिक भी 1 मंथ से लेके 3 ईयर का है, यहाँ भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर रेफरल कोड नवीन1 अप्लाई करते हैं। आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी अनअकैडमी से तैयार कर सकते हैं 1 मंथ से लेके 3 ईयर, जब भी लेना है मिनिमम 1 ईयर का लेना है। यहाँ भी 10% का डिस्काउंट है अगर रेफरल कोड नवीन1 यूज करते हैं। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। अनअकैडमी पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा रेफरल कोड नवीन1 यूज़ कीजिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा और मेरी मेंटरशिप भी मिलेगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।